तो जय हिंद एवरीबॉडी। तो आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज ज्योग्राफी की। तो आज की लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग भी जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बात करोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज तो इसके कॉन्सेप्ट आगे लगते हैं। अदरवाइज सवाल की बात करोगे तो इतने सवाल नहीं आते, लेकिन हाँ कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स है। अगर उन स्पेसिफिक फैक्ट्स को पकड़ते हुए चलोगे तो सवाल कर पाओगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बने रहना है और पेशेंस रखना, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बताते हैं कि अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेज होते हैं, जो फोर्सेज हमारी अर्थ जो है लगाती है। पहले उन फोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि असल में वेदरिंग क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले पढ़ेंगे अर्थ के फोर्सेज के बारे में। हमारी अर्थ जो है वो दो तरीके के फोर्सेज लगाती है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेज, एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो का मतलब नाम सजेस्ट कर रहा है कि एंडो मतलब धरती के अंदर, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो फोर्सेस लगते हैं उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो धरती के बाहर लगते हैं, एक्सटर्नल ऑफ द अर्थ में लगते हैं, उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि जब भी कोई फोर्स लग रहा होता है ना, भाई फॉर एग्जांपल अर्थ के अंदर से कोई फोर्स लगा रही है। अब दिमाग लगाओ कौन सा फोर्स लग सकता है। भाई अर्थ अंदर से फोर्स लगा रही है तो भाई वो तो कुछ भी हो सकता है। मैग्मा उठ रहा है, अगर मैग्मा ऊपर को उठेगा, राइज करेगा, तो भाई वो प्लेट तो पतली करेगा ना, प्लेट थिन तो करेगा। तो वो भी एक तरीके का लैंडफॉर्म हो गया। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं ना, वो अपने आप में लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, इसके पीछे क्या एनर्जी सोर्स क्या होते हैं इसके पीछे का, कि जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, ये बात बेसिकली कहना चाह रहा है ये। तो एंडोजेनिक फोर्सेस का सोर्स अपने आप में क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आई टोल्ड यू कि मेंटल के अंदर जो मैग्मा चैम्बर होता है ना, उसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके हो रहे होते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके भी होते हैं, प्लस कुछ प्री मोर्टल हीट जो अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ तो बहुत पुरानी होगी ना, तो अर्थ के अंदर इंटीरियर के अंदर बहुत पहले ही कुछ हीट दबी हुई है। उस दबी हुई हीट से और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एनर्जी निकलती है। उस वो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस के। दूसरी बात ये होती है कि एंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं ना, वो आपके सरफेस को रफ बनाता है। अच्छा, बस ये बात याद रखो, रफ बनाता है। बताऊंगा बाद में कैसे बनाता है। मेक द सरफेस रफ रगड़, ठीक है, तो ये सरफेस को रफ बनाता है। बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के, जो अर्थ के बाहर लगते हैं। जब भी आप एंडोजेनिक फोर्स की बात, एक्सोजेनिक फोर्स की सॉरी, जब भी आप एंडोजेनिक फोर्स की बात करोगे तो वो सरफेस को रफ बना रहे हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस सरफेस को लेवल पे लेके आ रहे हैं। मतलब आप मान के चलो, एंडोजेनिक क्या कर रहा है? पहाड़ बना रहा है। और एक्सोजेनिक क्या कर रहा है? उस पहाड़ को छोटा कर रहा है। ये है सीधी सी बात, बस और क्या है। इसके क्या क्या सोर्स होते हैं इसके अंदर? भाई विंड हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, जिससे मतलब टूट फूट हो रही हो, जिससे मतलब उस लैंड फॉर्म जो है वो डिग्रेड हो रहा हो। बस ये एक्सोजेनिक फोर्स, और कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्स के बारे में और डिटेल में। तो एंडोजेनिक फोर्स जो आपके होते हैं ना, वो दो मूवमेंट रखते हैं बेसिकली। सबसे पहले जो होती है आपके फोर्सेज की वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से, या तो होती है सडन स्लो मूवमेंट, आराम आराम से मूवमेंट हो रही होती है, या होती है मेरे भाई सडन मूवमेंट, बहुत एकदम से मूवमेंट होती है। जो स्लो मूवमेंट होती है ना, जो आराम आराम से मूवमेंट होती है ना, उस फोर्सेस को हम लोग डायस्ट्रोफिक फोर्स भी बोलते हैं। कभी नाम आ जाए तो पहचान जाना ऑप्शन में, ठीक है। अब स्लो मूवमेंट में ना दो मूवमेंट करता है अर्थ। या तो वर्टिकल मूवमेंट होगी, या वो हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? एच में ये वाला डंडा आ रहा है, तो इस डंडे का मतलब है कि ऐसी आपकी मूवमेंट को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई। तो या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर वर्टिकल की बात करूँ, तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी मूवमेंट, इसे बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है। तो या तो वो फोर्स ऐसे लगाएगा कि वो चीज़ों को अपवर्ड फोर्स होगा, वो चीज़ों को ऊपर उठाएगा, या वो डाउनवर्ड फोर्स होगा, वो चीज़ों को नीचे रखेगा। तो अपवर्ड हो सकता है वर्टिकल फोर्स में, डाउनवर्ड हो सकता है, और कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन भी हो सकता है भाई। हो सकता है भाई कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन भी। तो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये वर्टिकल फोर्सेज जो है अर्थ लगाती है। बात करूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होते हैं, ऐसी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। अब ऐसी लाइन में तो भाई देखो कंप्रेशन भी हो सकता है ना, और कंप्रेशन के बाद डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अब डाइवर्जेंट को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट हो सकती है, और कंप्रेशन भी है। और जब भी कोई कंप्रेशन फोर्स लग रही होगी, बाई फॉर एग्जांपल ऐसी फोर्स लग रही है आपस में, इधर को हो रही है, मैं क्या क्या बताया था आपको, जब भी कंप्रेशन होती प्लेट होगी, उससे क्या बनेगा? हिमालय फॉर्मेशन होगा।
तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बनता है हिमालय फॉर्मेशन। तो बता दिया वर्टिकल से क्या होता है, ऐसा ना कह रहा है वर्टिकल से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, बता दिया भाई। अब देखते हैं सडन मूवमेंट। जब भी सडन मूवमेंट होती है ना, एकदम से कोई मूवमेंट होती है, तो उससे क्या होता है, या तो अर्थक्वेक होगा भाई, या वोल्केनो होगा। या तो वोल्केनो फटेगा या अर्थक्वेक होगा। तो ये सब सडन मूवमेंट का एग्जांपल है भाई। तो स्लो मूवमेंट में बताया आपको बता दिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और सडन मूवमेंट में आपको बता दिया अर्थक्वेक या वोल्केनो। ठीक है भाई, बढ़िया। छोटा सा एग्जांपल देख लो भाई। एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि टेंशन फोर्स में प्लेट एक दूसरे के दूर जा रही है, ऐसे फोर्स लगा रही है। तो ऐसे फोर्स में क्या बनते हैं, याद करो, ब्लॉक माउंटेन बताया था मैंने आपको, फोर्ट मैंने आपको बताया था, फोर्ट तो बताया नहीं होगा, फोर्ट ऐड कर लो, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन में आपको बताया था। कंप्रेशन में क्या बनता है, फोर्ट माउंटेन बनते हैं, मैं आपको बताया था, हिमालय है, राइट, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन है, बताया था मैंने आपको, याद करो। बात करते हैं भाई एक्सोजेनिक फोर्सेज की। जो अर्थ बाहर से निकालती है उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। अब पता क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेज ये होते हैं जो चीज़ों को तोड़ रहा होता है, मतलब बना नहीं रहा होता, तोड़ रहा होता है। एग्जाम्पल, अगर एंडोजेनिक ने ये लैंडफॉर्म बनाया, तो एक्सोजेनिक विंड से, रेनफॉल से, या कैसे भी करके इसे छोटा बना देगा, इसे तोड़ फोड़ देगा। ठीक है, चलो। अब एक्सोजेनिक फोर्स जो आपके होते हैं ना, वो चार पार्ट में होते हैं। सबसे पहला आपका होगा भाई वेदरिंग, फिर आपको होगा मास मूवमेंट, फिर आपको होगा इरोजन, फिर आपको होगा डिपोजिशन। इन चारों को हम लोग नाम देते हैं डिनंडेशन का। तो वेदरिंग हो गया, मास इरोजन हो गया, मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। इन चारों का नाम हम एक साथ देते हैं डिनंडेशन हो रहा है भाई। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब टॉपिक असली वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब वेदरिंग में आराम से पढ़ाऊंगा क्या होती है पहले। अच्छा चलो ठीक है, पहले वेदरिंग पढ़ते हैं। वेदरिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होती है वेदरिंग। ये वही चीज़ है, मैं आपको बताया कि आपकी अर्थ जो है वो दो मूवमेंट करती है, एंटोजेनिक एक्सोजेनिक। उसके बाद एंटोजेनिक को हम लोग डायस्ट्रोपिक भी बोलते हैं, सडन मूवमेंट में अर्थ को वोल्केनो, ये सब कुछ मैं आपको बता दिया, एक बार चेकआउट कर लेना। एंटो एक्सोजेनिक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसकी टेंशन ना लो, अभी बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये वो गया, देखते हैं सही हो। ठीक है, ये चार, ये बाद में देखना, अभी ये वाला पार्ट है ना जो चार्ट है, ये बाद में चेक करना, आप सब चीज़ को जोड़ पाओगे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो भाई, वेदरिंग के बारे में क्या है भाई। वेदरिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन यानी डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स। किसी भी रॉक का टूटना होता है वेदरिंग, सीधी बात है, ये सब इंग्लिश की डेफिनेशन है। ठीक है, वो मैकेनिकल फोर्स से हो सकता है, फिर केमिकल चेंज से हो सकता है। तो मैकेनिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज होगा, किसी भी चीज़ का, किसी भी रॉक का टूटना इज कॉल्ड एज वेदरिंग, खत्म बात। वेदरिंग तीन टाइप की आपकी होती है, या तो फिजिकली होगी, या तो फिजिकल को हम मैकेनिकल भी बोलते हैं, या तो फिजिकल किसी फोर्स से हो रही होगी वेदरिंग, या केमिकली किसी फोर्स से हो रही होगी, या बायोलॉजिकली किसी फोर्स से हो रही होगी। तो इन तीन फोर्सेज के रिस्पॉन्सिबल होता है वेदरिंग होना, किसी रॉक का टूटना। बात करते तो सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग का। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब फिजिकली यानी मैकेनिकली यानी कि फिजिकल मूवमेंट से कोई चीज टूट रही है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल रॉक डिसइंटीग्रेटेड होती है बाई टेम्परेचर और प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है ना, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करता है ना लगातार, तब जो है आपकी मैकेनिकल रॉक टूटती है, डिसइंटीग्रेट होती है। उस डिसइंटीग्रेशन को फिजिकल वेदरिंग का नाम देते हैं, सीधी बात है। अब टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो उस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, उसके बढ़ने घटने से उस पार्टिकल में, उस रॉक में बेसिकली एक्सपांशन हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है। जब वो एक्सपांड कर रही है, कंपैक्ट कर रही है, तो क्या होगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी बार बार है ना स्टेरॉइड डाल के अपनी बॉडी बना रहा है, फिर कम पतली हो रही है, फिर बना रहा है, फिर पतला हो रहा है, भाई वो मर जाएगा ना, वो टूट जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर कोई रोग बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे एक्सपैंड हो रही है, कॉन्टैक्ट हो रही है, तो क्या होगा उससे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एक टाइम के बाद। सो दैट इज वाई डिसइंटीग्रेशन ही हमारा फिजिकल वेदरिंग में है। ठीक है, दूसरा एक फोर्स होता है प्रेशर। जब भी किसी चीज पे लगातार प्रेशर पड़ रहा होता है ना, तो उसमें एक चीज होती है, प्रेशर से बनता है एक्सफोलिएशन, मतलब उसकी जो परत है वो टूट जाती है। जब किसी चीज पे लगातार प्रेशर पड़ता है, तो अगर एक ऐसी कोई शीट है, उस पर लगातार प्रेशर पड़ रहा है, तो उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। उन क्रैक्स को हम लोग बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक है सॉल्ट वेदरिंग। वेदरिंग इससे क्या होता है, जब भी है ना, जब भी जो सोल्ट होता है किसी चीज के अंदर, सोल्ट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है किसी रोग के अंदर, तो उस सोल्ट की रोग से क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो क्रैक आते हैं सोल्ट की वजह से, तब बोलते हैं मुझे लोग सोल्ट वेदरिंग। मेरे हिसाब से फिजिकल वेदरिंग में कैसा कैसा होता है, कैसे कैसे टूट रही है टेम्परेचर से, प्रेशर से, सॉल्ट वेदरिंग क्या हो रही है, आपको पता लग गया होगा। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है इसका, हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। जो हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट आपके होते हैं ना, उसमें क्या होता है, लगातार टेम्परेचर प्रेशर पड़ रहा होता है, लगातार टेम्परेचर प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, उसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग की फिनोमिना घटता है। अगला आपका है मेरे भाई केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग भी बड़ा सिंपल सा है भाई। केमिकली रिएक्शन से जब कोई चीज, जब किसी रोग का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है,
with the help of chemical reaction, that is called as chemical weathering. Disintegration due to the chemical reaction, that is called as chemical weathering. ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होने के लिए, केमिकल वेदरिंग होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। कोई कंडीशन अगर हॉट एंड ह्यूमिड है तो उस कंडीशन में वहां वेदरिंग जो हो रही होगी दैट इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग 3 पार्ट में आपकी होती है। कार्बोनेशन मतलब कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ है, हाइड्रेशन मतलब पानी से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात करूँ कार्बोनेशन की भाई, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बात सुनना ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाता है तो बनता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, तो ये कुछ नहीं है, एक प्रोसेस होती है कि जब केमिकल वेदरिंग हो रही होती है ना, तो जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा तो वहाँ वेदरिंग होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज वहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट बन चुका है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो वेदरिंग करेगा ही करेगा। तो ये तो कार्बोनेशन प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन में क्या होता है, जब पानी मिनरल्स के साथ मिलना शुरू हो जाता है, और पानी मिनरल्स के साथ मिलता मिलता क्या करता है, वहाँ केमिकल फॉर्म करता है, एंड वो केमिकल जो है वो एक रोक में जाके उसे एक्सट्रैक्ट, मतलब एक रोक में जाके उसे डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो कभी भी कार्बन की वजह से कोई चीज़ हो रही है, कार्बोनेट की वजह से कोई चीज़ हो रही है, तो कोई मतलब कार्बोनेट की वजह से वेदरिंग हो रही है तो बन गया कार्बोनेशन। कब अगर वो पानी की वजह से हो रही है तो बन गया हाइड्रेशन, और अगर वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से कैसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी भाई कि अगर आप एक भाई फॉर एग्जांपल एक लोहा है, एक आयरन है, उसमें लगातार ऑक्सीजन पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, तो उस रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगी लोहे पर। तो जंग लगने के बाद लोहे का क्या होता है, उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, वो क्रैक से तो वेदरिंग है। अब ऐसे रोक में होते हैं, अब रोक में तो मतलब एग्जांपल रोक का ख्याल हो गया, आप लोहे का एग्जांपल ले लो। जैसे लोहे में केमिकल की वजह से आयरन में ऑक्सीजन मिल रहा है, Fe2O3 बन रहा है, रस्टिंग हो रही है, कोरोजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ केमिकल वेदरिंग हो रही है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से वेदरिंग हो रही है। क्लियर है भाई। तो जब भी फिजिकली होगा तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो केमिकल वेदरिंग, उसके अंदर अगर कार्बोनेट बन रहा है तो कार्बोनेशन, पानी की वजह से हो रहा है तो हाइड्रेशन, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, खत्म। क्लियर है भाई। अगला आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग है। इसमें क्या है, जब भी प्लांट और है ना किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, ड्यू टू प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब भी वेदरिंग होते हैं दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये सवाल नहीं आएंगे, आपको लगता है सवाल आ जाएंगे, यहाँ से सवाल आ सकता है एक दो, यहाँ से फंस सकता है। बायोलॉजिकल से क्या है सवाल एक्सपेक्ट करोगे आप, ऐसा कुछ होता है वेदरिंग। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, मान के चलो भाई लगातार इसमें हीट पड़ रही है, टेम्परेचर पड़ रहा है, इतना प्रेशर भी इस पर पड़ रहा है। क्लियर है। और इसमें टेम्परेचर प्रेशर फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। अब इतना फ्लक्चुएशन होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज हो रही होगी। अब दोनों से क्या होगा, फिर इसमें अंदर क्रैक डेवलप हो गए हैं, तो डेट इज वेदरिंग हो गई है इसके अंदर। और अगर वेदरिंग हो गए, ये बहना शुरू कर दिया पानी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, इरोजन। बहुत बढ़िया। अब दूसरा आपका जो मूवमेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक तो मैंने पढ़ा वेदरिंग, अब दूसरा हमारा पार्ट आता है मास मूवमेंट का। मास मूवमेंट क्या होते हैं, जब भी जो रोक होती है ना, रोक डेब्रिस, जब भी एक रोक है वो स्लोप से गिरने शुरू हो जाते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। यहाँ से एक रोक गिरनी शुरू होगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाके नीचे, तो इसे प्रोसेस को नाम दिया भाई मास मूवमेंट का। ठीक है। अब ये दो तरीके से गिर सकती है, या तो मोहब्बत से प्यार से गिरेगी, या फिर पूरे हंगे लगा कर पूरे जोर से गिरेगी। अगर वो आराम से प्यार से गिरेगी, उसके दो एग्जांपल आप सभी के सामने हैं, सोइल क्रीपिंग या सोली फ्लक्चुएशन। क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर पूरे हांगे में गिरेगी, पूरे जोर में गिरेगी, तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है लैंडस्लाइड, आप सब जानते हैं क्या होता है, रॉक फॉल, पत्थर का गिरना, चट्टान का गिरना। इसमें ना एक वर्ड, इसमें एक स्टेटमेंट एवलांच, एवलांच आप याद रखो, एवलांच लिखा नहीं जा रहा ढंग से, लिख लो एवलांच है। जब भी कोई रॉक गिरती है ना, एकदम से सडन मूवमेंट होता है, उसे बोलते हैं एवलांच। ठीक है। अर्थ फ्लो, अरे वही है, पत्थर गिर रहा है तो अर्थ फ्लो होगी, वही अर्थ फ्लो होगी। ठीक है। अब जब भी मास मूवमेंट हो रहा होगा तो या तो वो आराम से होगा या तेजी से होगा। अब पहले आराम वाले पढ़ते हैं क्या होता है। आराम में दो बताया मैंने आपको, सोइल क्रीपेशन एंड सोली फ्लक्शन। सोली फ्लक्शन देखो, ये आपका सोली फ्लक्शन, इसमें पता क्या हुआ भाई, आपको लग रहा होगा ये मिट्टी बहेगी पानी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये मास मूवमेंट है, मतलब ये एक मास मूवमेंट है जिसमें आराम आराम से मिट्टी थोड़ी सी डिस्प्लेस हो रही है अपने ओरिजिनल लेवल से। और जब मिट्टी डिस्प्लेस हो रही है ना, सोइल डिस्प्लेस होकर इस तरीके से बन रही है, तो इसे हम नाम देते हैं सोली फ्लक्शन का। ठीक है भाई। ये होता है सोइल क्रीपिंग। सोइल क्रीप में क्या होता है सुनो, मैंने यहाँ पर नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, तुम्हारे चचा ने यहाँ पर एक वो लगा दिया, खंबा, टावर, और क्या हुआ भाई, सोइल मूवमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है, मास मूवमेंट तो हो ही रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि ये जो आपकी, ये जो पूरा इलाका है ना भाई, ये स्लोप के अंडर आ गया, ये उठ गया। मानने की बात है 30 डिग्री से उठ गया, ये 30 डिग्री की स्लोप इसमें आ गई। अब 30 डिग्री स्लोप आने का क्या मतलब है,
इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है मित्र। इसका मतलब है कि जो आपने खंभा पे सीधा लगाया था ना, जो टावर आपने सीधा लगाया था ना, वो स्लोप ऐसा हो गया वो। तो जब भी आपका मिट्टी के मूवमेंट के साथ आपका टावर भी थोड़ा सा मतलब स्लोप में आ रहा है, उसे बोलते हैं सोइल क्रीपेशन। क्रीपेशन ना, क्या क्रीपेशन है ना, सोइल, सोइल क्रीपिंग, सोइल क्रीपिंग बोलते हैं। सोइल रिफ्लेक्शन, जो मिट्टी जब एक सॉइल होती है वो अब डिस्प्लेस होती है मूवमेंट से, मास मूवमेंट से, उसे बोलते हैं सोइल, सोइल रिफ्लेक्शन, सोइल क्रीपिंग, सोइल रिफ्लेक्शन, लैंडस्लाइड, रॉक फॉल, अर्थ फ्लो। आई होप यू ऑल आर क्लियर। खत्म। अब इतना सही था यार, 15 मिनट ही हो गया भाई। कुछ जल्दी मैंने पढ़ाया हो तो अपना जो है एक बार चेकआउट कर लियो, ठीक है, जल्दी ना हो गया हो थोड़ा, ठीक है, फास्ट ना हो गया हो, बता दियो फास्ट फास्ट हुआ। तो अब इस चीज़ को देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी लैंड फॉर्म में। अभी देखो, एक्सोथेरिक में क्या बताया था पहले, वेदरिंग है भाई। वेदरिंग में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल यानी कि एक्सपांशन, कंप्रेशन, ठीक है भाई, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, फ्रीजिंग भी हो रहा है। केमिकल में क्या है, सोल्यूशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। ये सोल्यूशन क्या है पता है, बताओ क्या है ये, पता नहीं क्या है ये ऐसे चार्ट में यूपीएससी या किसी किताब का है ये। मास मूवमेंट में क्या, स्लो है, फास्ट है, क्रीपिंग, सोलिफ्लेक्शन, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच, ये वो, ये जब पत्थर गिरते हैं उसे बोलते हैं एवलांच। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के ये पार्ट रहने दो। उसके बाद इरोजन। अब देखो दो चीज़ और रहेगी, एक तो रहेगा इरोजन, एक रहेगा भाई डिपोजिशन। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन, इरोजन होता है जब भी, इरोजन मतलब हटना, और डिपोजिशन मतलब इकट्ठा होना, और तो क्या समझोगे तुम, है ऑप्शन लिख रहे हो क्या। तो इरोजन होता है टूटना, गिरना, मतलब हटना वहां से, और डिपोजिशन होता है वहां की इकट्ठा होना। तो इरोजन में क्या होता है, जैसे भाई इसके अलग अलग सोर्स होते हैं भाई, जैसे रनिंग वाटर है, तो पानी की वजह से भी इरोजन होता है भाई। पानी की वजह से कोई चट्टान वहां से हट गई, पत्थर वहां से हट गए, कुछ बची हट गई, तो डेट इज कोल्ड है रनिंग वाटर की वजह से। ग्राउंड वाटर से हो रहा है तो ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर से हो रहा है तो ग्लेशियर हो गया भाई, वेव या करंट से हो रहा है तो वेव करंट हो गया, उसका किसी का रीजन, विंड से हो रहा है तो विंड हो गया। ऐसे डिपोजिशन में क्या होता है, इकट्ठा होना वहां के। अब जैसे पानी है, पानी ने कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दी, एक जगह से उठाया और दूसरी जगह डाल दी, दैट इज रनिंग वाटर से हो गया। ग्राउंड वाटर ने कुछ डिपॉजिट कर दी, ग्लेशियर ने कुछ डिपॉजिट कर दी, वेव करंट ने कर दी। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, सोर्स सेम है, सोर्स यहाँ बिल्कुल सेम है। काम उनका अलग अलग हो सकता है, काम क्या अलग है, काम सिंपल सा है, एक इरोड कर रहा है, एक डिपॉजिट कर रहा है, बड़ी सिंपल चीज़ है। तो ये है भाई खेल सारा, ये है इतना सा खेल। अब अगली क्लास आपकी जो जरूरी सी है, 15 मिनट की क्लास है 17 की, चलो ठीक है, जैसा भी कर लो खेल। अगली क्लास थोड़ी आपकी ज़रूरी है, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई लैंड फॉर्म। अच्छा, एनडी के लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना है, आपको लैंड फॉर्म के ना, बता देता हूँ आपको मैं, आगे पढ़ाएंगे हम लैंड फॉर्म। इससे इसके बाद आपको पता क्या करना है, आपको जाके यहाँ फॉलो मारना है, ठीक है, इंस्टाग्राम खोलो, यहाँ फॉलो मार दो। अब तुम्हें पता क्या करना है, अब जब हम लैंड फॉर्म पढ़ेंगे ना आगे जाके, अभी कल ही, कल पढ़ लेंगे, क्या हो गया, लैंड फॉर्म में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एनडीए के लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली आपको ना। एनडीए में ना आपको केवल याद रखना है कि ये जो आपका लैंड फॉर्म है ये बना कौन रहा है, ये इसका इरोजनल है फिर ये इसका डिपोजिशनल है, बस। कोई भी लैंड फॉर्म का नाम आएगा तो ये बना कौन रहा है, ये इरोजनल है फिर ये डिपोजिशनल है, इतना याद कर लो। इससे ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो भाई लंका लगने वाली है हमारी, लग चुकी है, इसलिए बता रहे हैं आपको। तो बस बाकी कल करते हैं यार हिसाब किताब, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, ख्याल रखो सारे भाई, जय हिंद।